हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रेया एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड वीडियो। स्टूडेंट्स, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही सब चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी वाले स्टूडेंट पहले से कवर कर लेते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो भी इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस भी हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्जाम में 80-90% पेपर तुम्हारा यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो के एग्जाम पर्पस में बहुत होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्यूट हमारे फ्री नोट्स। और हाँ, ये विनर निकलते ही हम इन्हें तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर तुम इन्हीं चैप्टर को वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहते हो सेम इसकी तरह, तो इनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। अगर आप सिंगल वन नोट्स परचेज करते हो तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। और अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स परचेज करते हो तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स पड़ेगा। और अगर आप 6 सब्जेक्ट के थ्योरी एग्जाम होंगे और उनके आप 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपके 5 नोट्स ही लेने होंगे, 1 नोट्स आपको फ्री मिलेगा। सेम ऐसे ही अगर आपके 7 सब्जेक्ट के थ्योरी एग्जाम होंगे तो आपको 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको फ्री मिलेगा। बस एक छोटा सा मैसेज, आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेना तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो तुम्हारे ड्यू सोल के लिए एग्जाम चेंजर साबित गेम चेंजर साबित होंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर किसी को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हो। सो रेडी, लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेडी कैथरीन de Burgh's visit to the Bennett's volume 3rd of Pride Prejudice. Or question 1. How does Elizabeth Bennet's visit to Pemberley in volume 3rd of Pride and Prejudice serve as turning point in the narrative structures of Novice Lick? So answer 1 is introduction. Pride and Prejudice volume 3rd contains two major events. Elizabeth Bennet's visits to Pemberley and Lady Catherine de Bourgh's visit to the Bennet family. Both incidents act as turning points because they change a relationship, reveal real character traits, and move the plot toward a resolution. These episodes help correct misunderstanding between Elizabeth and Darcy and prepare the way for their final reunion. जैसे कि हमने देखा, प्राइड एंड प्रेजुडिस के वॉल्यूम 3rd में एलिजाबेथ का पेम्बरली जाना और लेडी कैथरीन का मिस्टर बेनेट से मिलना दो मेजर इवेंट्स हैं। और दोनों ही इंसिडेंट स्टोरी में मोड़ लाते हैं क्योंकि ये रिश्तों को बदलते हैं और कैरेक्टर्स को रियल थॉट्स को उजागर करते हैं। इन एपिसोड्स में एलिजाबेथ और डर्सी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है, जिससे उनके फाइनल रियूनियन का रास्ता बनता है। मेन बॉडी, a significance of Elizabeth's visit to Pemberley. First, change in Elizabeth's perception. At Pemberley, Elizabeth sees Darcy's true nature through his estate, taste, and admiration
of his servants. She realizes that Darcy is generous, responsible, and respectful. The second is resolving earlier misunderstanding. Wickham's lie and Darcy's reserved behavior had created prejudice. At Pemberley, these misunderstandings begin to fade as she learns more about Darcy's real character. Darcy's improved behavior. Darcy receives Elizabeth and her relatives with warmth, politeness, and humanity. His unchanged affection for Elizabeth becomes clear, showing his emotional growth. The fourth and last point is turning point in their relationship. Elizabeth's feeling became softer and more reflective. The visit becomes the beginning of mutual understanding and emotional reconnection. Change in Elizabeth's perception. पेम्बरले में एलिजाबेथ डर्सी की रियल नेचर को उसकी प्रॉपर्टी और सर्वेंट्स के बेस पर और उसके सर्वेंट्स की तारीफ से देखती थी और उसे महसूस होता था कि डर्सी एक जेनरस रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल पर्सन है रिजॉल्विंग अर्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग विक्रम के झूठ से और डर्सी से रिजर्व्ड बिहेवियर ने गलत प्रेजुडिस क्रिएट कर दी पैम पैम्बर्ली में ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने लगती है क्योंकि एलिजाबेथ को रियल नेचर डर्सी का रियल नेचर पता चलता है डर्सीज इम्प्रूव्ड बिहेवियर डर्सी एलिजाबेथ और उसके रिलेटिव्स को गर्मजोशी ह्यूमैनिटी एंड पोलाइटनेस के साथ वेलकम करता है उन्हें एक अच्छे नेचर के साथ वेलकम करता है एलिजाबेथ के लिए उसका अनचेंज्ड अफेक्शन भ्रष्ट हो जाता है जो उसकी इमोशनल ग्रोथ को दिखाता है एंड टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप एलिजाबेथ की फीलिंग सॉफ्टर और रिफ्लेक्टिव हो जाती है जिससे कि ये मुलाकात उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इमोशनल रिकनेक्शन की शुरुआत हो जाती है The B is importance of Lady Catherine de Bourgh's visit to the Bennets. Conflict and confrontation. Lady Catherine arrives unannounced after hearing rumors of Elizabeth's possible engagement with Darcy. She tries to pressure Elizabeth to reject Darcy, and exposure of class prejudice. Lady Catherine represents rigid aristocratic pride. Her insulting remarks highlight the class differences she wishes to maintain. Elizabeth's strength and independence. Elizabeth refuses to be intimidated and firmly defends her right to make her own choices. This movement reveals her courage and moral integrity. Indirect encouragement of Darcy. Lady Catherine reports Elizabeth's refusal to obey her. This gives Darcy hope and Elizabeth may accept him now, pushing him to propose again. Pushes narrative towards conclusion instead of stopping the relationship. Lady Catherine visits becomes the final spark that leads to Elizabeth's Darcy engagements. So now conflict and confrontation. लेडी कैथरीन को जब उनकी अनअनाउंस सेरेमनी के बारे रिंग सेरेमनी के बारे में पता चलता है तो वो अचानक से वहां आप पहुंचती है वो एलिजाबेथ को फोर्स करती है कि वो डर्सी को रिजेक्ट कर दे लेडी कैथरीन कठोर ऊंचे वर्ग और घमंड का काफी घमंड का सिंगल है वो मतलब काफी घमंडी टाइप की लेडीज थी उनकी अपमानजनक बातें उस वर्ग अंतर को दर्शाती थी है जो बनाए रखना चाहती है
लेडी कैथरीन का प्रोटेस्ट उनके रिश्ते को रोकता नहीं, बल्कि ये मुलाकात उनकी सगाई के अंतिम कारण बन जाती है, जिससे कि उनकी एंगेजमेंट स्टार्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. So the conclusion is both Elizabeth's visit to Pemberley and Lady Catherine's visit to the Bennets are crucial turning points in the novel. Pemberley changes Elizabeth's feeling and brings clarity, while Lady Catherine's confrontation strengthens Elizabeth's stand and encourage Darcy. Together, these events remove obstacles, correct misunderstandings, and lead to the narrative toward harmony and the final union of Elizabeth and Darcy. पेम्बरली में एलिजाबेथ का एक्सपीरियंस और लेडी कैथरीन का बेनेट फैमिली से मिलना दोनों स्टोरी के टर्निंग पॉइंट्स हैं. एंड पेम्बरली से एलिजाबेथ की फीलिंग्स क्लैरिटी आती है, जबकि लेडी कैथरीन का टकराव उसे और मजबूत बनाता है और डर्सी को इनकरेज करता है कि वो एलिजाबेथ की तरफ जाए. एंड इन दोनों घटनाओं से इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है. स्टोरी एलिजाबेथ और डर्सी के अंतिम मिलन की ओर बढ़ती है. Now, question two is write a short note on the portrayal of the relationship between Lydia and Wickham in Pride and Prejudice. Or question two is socio-political force shape the seemingly insular world of the gentry in Pride and Prejudice discuss. The answer is introduction starting. Pride and Prejudice is set in the early 19th century English society where personal relationships were deeply influenced by class, economics, morality, and social expectations. The relationship between Lydia Bennet and George Wickham reflects how individual actions are shaped by larger socio-political pressures such as class mobility, inheritance laws, and reputation. Their elopement acts as a mirror to the world of the gentry, showing that even insular privilege families are controlled by wider social and political forces. So प्राइड एंड प्रेजुडिस का सेट 19th सेंचुरी के इंग्लैंड में है, जहाँ पर्सनल रिलेशनशिप पर क्लास, आर्थिक स्थिति, मोरालिटी, सोशल एक्सपेक्टेशन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. एंड लिडिया बेनेट और विकम जॉर्ज विकम की रिलेशनशिप दिखाता है इंडिविजुअल एक्शंस सोसाइटी के बढ़ते दबाव, क्लास मोबिलिटी, इनहेरिटेंस लॉ और रेपुटेशन से प्रभावित होते हैं. उनका भाग जाना ये बताता है कि अपर क्लास के लोग भी सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों के नियंत्रण में रहते हैं. The main body is a portrayal of relationship between Lydia and Wickham. Impulsive and immature love. Lydia, the youngest Bennet sister, is flirtatious and thoughtless. Her attraction to Wickham is driven by excitement rather than genuine affection. Wickham's manipulation and self-interest. Wickham is charming but irresponsible and financially unstable. He sees Lydia as a means to escape debt and avoid consequences, not as true partner. Lack of family guidance. The Bennet parents fail to discipline Lydia, allowing her carefree behavior. This makes her vulnerable to Wickham's attention. Elopement as social crisis. Their secret elopement threatens the reputation of the entire Bennet family. In this period, a single scandal could destroy the marriage prospects of all sisters. Marriage based on convenience, not love. Their final marriage is arranged through Darcy's financial intervention. It remains unstable, superficial, and dominated by Wickham's selfish nature. पेम्बरली में एलिजाबेथ का एक्सपीरियंस और लेडी कैथरीन का बेनेट फैमिली से मिलना दोनों स्टोरी के टर्निंग पॉइंट्स हैं.
पैम्बर्ली में आते ही एलिजाबेथ की फीलिंग्स में क्लैरिटी आती है, जबकि लेडी कैथरीन का टकराव उसे और मजबूत करता है और डर्सी को इंकरेज करता है कि इन दोनों की घटनाओं से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए इन दोनों घटनाओं से इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सके। स्टोरी एलिजाबेथ और डर्सी के अंतिम मिलन की ओर बढ़ती है। Question 2 is write a short note on portrayal of the relationship between Lydia and Wickham in Pride and Prejudice, or socio-political forces shape the seemingly insular world of the gentry in Pride and Prejudice. Discuss. The introduction is Pride and Prejudice is set in the early 19th century English society where personal relationships were deeply influenced by class, economics, morality, and social expectations. The relationships between Lydia Bennet and George Wickham reflects how individual actions are shaped by large socio-political pressure, such as class mobility, inheritance laws, and reputation. Their elopement acts as a mirror to the world of the gentry, showing the even insular privileged families are controlled by wider social and political forces. प्राइड एंड प्रेजुडिस का सेट 19th सेंचुरी के इंग्लैंड में है, जहाँ पर्सनल रिलेशनशिप पर क्लास इम्पल्सिव एंड इमेच्योर लव। लिडिया नासमझ और जल्दबाज है, उसका आकर्षण सिर्फ रोमांच पर डिपेंड है, जबकि विक्रम जिम्मेदार नहीं है और लिडिया को उपयोग सिर्फ अपने आर्थिक लाभ के लिए करता है। विक्रम मैनिपुलेशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट, लैक ऑफ फैमिली गाइडेंस, उनका भाग जाना ही पूरी फैमिली की रेपुटेशन और सिस्टर्स को खतरे में डाल देता है, सिस्टर की शादी को खतरे में डाल देता है। और डर्सी की आर्थिक मदद से हुआ विवाह स्थिर नहीं है और विक्रम के स्वार्थ पर आधारित है। सोशियो पॉलिटिकल फोर्सेस शेपिंग द जेंट्री, importance of social reputation. Lydia and Wickham elopement shows how reputation controls behavior among the gentry. A damaged reputation could lead to loss of social status and opportunities. लेज़र विकम का भाग जाना दिखाता है कि सोसाइटी में भाग जाने की रेपुटेशन नियंत्रित करती है। बदनामी से हम सोशल स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज को खो सकते हैं। इकोनॉमिक प्रेशर्स एंड इनहेरिटेंस लॉज, द बेनेट sisters lack inheritance laws rights due to entailment becomes pursuit of wealthy women like Miss King shows how marriage functions as economic strategy. बेनेट सिस्टर्स के पास विरासत का अधिकार नहीं था, इसलिए शादी को ही उनकी आर्थिक सुरक्षा का समाधान माना जाता है और विक्रम पैसों के लिए रिश्ते बनाता है। क्लास hierarchy and mobility, Wickham attempts to rise socially through charming and manipulation. Lydia seeks social validation through flirtation and with officers. विक्रम आकर्षित पहनावे से और चालाकी से उन्हें ऊंचे वर्ग में जगह पाना चाहता है, जबकि लीदिया अपने वे ऑफ टॉक से सामाजिक मान्यता पाना चाहती है। Patriarchal control. Society expects women to be modest and controlled, revealing how Lydia's behavior challenges norms. The male-dominated structure, Darcy's and Gardner intervention restores social order. सोसाइटी वुमेन से पेशेंस की उम्मीद रखती है कि वे अपनी पसंद का काम ना करें, कम बोले और ऊंची आवाज में बात ना करें, जबकि लीजिया का बिहेवियर इन सबसे अपोजिट है। उनका बिहेवियर इनकी मान्यताओं को चुनौती देता है कि और पुरुष
कृषि गार्डनर हस्तक्षेप व्यवस्था कर बात को काट देते हैं। Military influence. The presence of the militia in Meriton exposes the gentry to new social forces, discipline, hierarchy, and temptation. Wickham, as an officer, uses his status to attract young women like Lydia. Meriton में मिलिशिया की मौजूदगी नए आकर्षण और जोखिम पैदा करती है और विक्रम सैनिक होने का फायदा उठाकर वुमेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. The conclusion is the relationship between Lydia and Vikram is not just a personal mistake, but a reflection of the social, economic, and political pressures of the legacy period. Their impulsive actions reveal the vulnerability of the gentry to issues like reputation, expectation, and financial insecurity. Thus, Austen uses their relationship to show that even the seemingly closed world of the landed gentry is deeply shaped by broader socio-political forces. लेडी और विक्रम का रिलेशन सिर्फ पर्सनल मिस्टेक नहीं बल्कि उस टाइम का सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स का प्रतिबिंब है. उनकी जल्दबाजी भरी हरकतें दिखाती है कि रेपुटेशन क्लास एक्सपेक्टेशन और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी उनके वर्ग को प्रभावित करती है. ऑस्टिन इस रिलेशनशिप के माध्यम से बताती है कि जमींदार वर्ग का बंदे सा दिखने वाला वर्ल्ड भी सोशल और पॉलिटिकल फोर्सेस से प्रभावित हो सकता है. नाउ क्वेश्चन थर्ड. How does the play Tara explore disability and gender as intertwined themes, or a strong undercurrent of guilt shapes relationships in the Patel family discussed with reference to Tara? Introduction is Grish Kannad's play Tara explores the story of conjoined twins Chandan and Tara, whose separation surgery becomes the center of emotional, social, and moral conflict. The play examines how gender discrimination and disability shape the lives of the twins, especially Tara. At the same time, an intense undercurrent of guilt runs through the Patel family, affecting every relationship, mother, father, and the children. तारा पे तारा प्ले ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर चंदन और तारा की स्टोरी है जिनको अलग करने की सर्जरी इमोशनल और सोशल स्ट्रगल क्रिएट कर देती है. ये प्ले बताता है कि कैसे सोसाइटी के भेदभाव लड़का लड़की के बीच तारा के जीवन और फ्यूचर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है. उनकी डिसेबिलिटी, उनके एक्सपीरियंस और सपने सोसाइटी का बिहेवियर को डीपली प्रभावित करती है. पटेल फैमिली में हर मेंबर, मदर, फादर, बच्चों के बीच छुपा हुआ अपराधी मौजूद है. उनके रिश्ते को कमजोर करता रहता है. प्ले फैमिली पहचान और न्याय की खोज में उठने वाले इमोशनल फेल और अन्याय को उजागर करता है. The main word is disability and gender as intertwined themes. Biological disability becomes social disability. The twins are born conjoined and their disability is a natural medical transit condition. However, society society and family turn this disability into a site of discrimination, especially against Tara. Gender bias in the surgery decision. Medical reports show Tara had a better chance of surviving with both legs, yet the family decides to give the healthier leg to the Chandan simply because he is a boy. This makes Tara disabilities a result of gender injustice, not in nature. Tara's life limited by patriarchy. Tara is intelligent and sensitive, but her opportunities are restricted because she is a girl with a disability. Society views her as less capable, showing how gender and disability together marginalize her. Chandan's privilege and psychological burden. Chandan benefits from patriarchal decisions but remains emotionally hunted. His later life as Dan in London shows how he is unable to escape guilt over Tara's suffering. Disability as shared identity broken by gender. Though the twins share a deep bond, gendered surgery divides them. The play shows that disability is not just physical,
It is also shaped by cultural expectation of gender roles. जुड़वा बच्चे जन्म से ही जुड़वा नहीं होते। सोसाइटी और फैमिली ने उस कंडीशन के भेदभाव का कारण बना दिया, स्पेशली तारा के लिए। तारा के दोनों पैरों के साथ बचने की संभावना अधिक थी, बहुत कम थी। फिर भी स्वस्थ पैर चंदन को दे दिए क्योंकि वो लड़का था। ये तारा की डिसेबिलिटी को नहीं था, बल्कि सोसाइटी द्वारा बनाया गया था अन्याय था। तारा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी लड़की और डिसेबल होने की वजह से तारा की अपॉर्चुनिटी सीमित कर दी, जिससे सोसाइटी उसे कम कैपेबल मानती रही। चंदन को पैट्रियार्कल बेनिफिट्स ही मिले, तो वो तारा के दर्द के अपराध से लाइफ टाइम गिल्ट रहा। आगे चलकर उसने अपना नाम डैन बदल लिया और लंदन में रहने लगा। फिर भी उसे तारा का गिल्ट जिंदगी भर रहा। दोनों ट्विंस गहरे जुड़े थे, पर सर्जरी में किया गया जेंडर डिवीजन ने उन्हें अलग कर दिया। ये प्ले बताता है कि डिसेबिलिटी सिर्फ बॉडी की नहीं, सोसाइटी की बनाई हुई भी होती है। सोसाइटी का भेदभाव लड़का लड़की को अलग कर देता है। गिल्ट एज अ पावरफुल फोर्स इन द पटेल फैमिली। मदर्स गिल्ट। भारती Bharti knows she is supported the unjust surgery decision favoring Chandan. Her extreme affection toward Tara over protection, indulgence is an effort to hide her guilt. Her emotional breakdown reveals how guilt destroys her peace. Father's guilt. Mr. Patel. Mr. Patel hides the truth about the surgery because he knows it was morally wrong. He confesses only when Bharti's mental state collapses. His guilt distances him emotionally from both children. Chandan's survival guilt. Chandan cannot accept the privileges gained Tara's cost. His vote, writing of the play Tara, is an act of emotional conviction. Seeking forgiveness, his identity split into Chandan Dan, shows psychological guilt and escapism. Guilt as a cause of family breakdown. The family appears normal on the surface but is silently breaking apart. Every decision, love, conflict, silence is shaped by unspoken guilt. Tara ultimately becomes the biggest victim of this guilt-driven family environment. भारती जानती थी कि उसने चंदन के पक्ष में अन्यायपूर्ण सर्जरी का समर्थन किया। तारा के प्रति उसका ज्यादा प्यार और लाड उसी अपराध को छुपाने का प्रयास था। ये अपराध बोध उसके मानसिक संतुलन को तोड़ देता है, उसे और कमजोर बना देता है। मिस्टर पटेल तारा के पिता सच छुपाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये नैतिक तरीके से गलत है। वो भारती को भी सच तभी बताते हैं जब भारती की स्टेट मेंटल स्थिति खराब होती है, और यही गिल्ट उसे दोनों बच्चों से इमोशनली दूर कर देता है। चंदन सर्वाइवर्स गिल्ट। चंदन तारा से मिले तोहफे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो ये प्ले लिखता है अपने कन्फेशन के रूप में, जिससे वो तारा से माफी मांग सके। आगे चल के वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, जिससे कि वो अपराध बोधक और अपने मानसिक संघर्ष को दर्शाता है। गिल्ट एज अ कॉज ऑफ फैमिली ब्रेकडाउन। ऊपर से ही भले ही परिवार फैमिली सामान्य दिख रही है, पर अंदर का अपराधी उन्हें धीरे धीरे तोड़ देता है। उनका हर डिसीजन, हर संबंध में इसी अपराध बोध से, इसी गिल्ट से बाहर निकलने की कोशिश होती है। तारा इनकी फैमिली की सबसे बड़ी पीड़ित रही है। Conclusion. Tara powerfully shows how gender discrimination turns a physical disability into a lifelong injustice for the female child. At the same time, family, the Patel family is haunted by guilt, which shapes their emotions, relationship, and eventual tragedy.
Kannad's play reveals that disability and gender are deeply interconnected themes, and the guilt arising from unjust choices destroys the emotional fabric of the family. एक लड़की की शारीरिक विकलांगता उसके लिए जीवन भर का नुकसान बन जाती है। समाज उससे एक अलग ही नज़र से देखने लगता है क्योंकि वो एक लड़की है। एट द सेम टाइम पटेल फैमिली का गिल्ट उन्हें और भी ज़्यादा दुख में डाल देता है कि उन्होंने तारा के साथ ऐसा किया, ऐसे स्वभाव किया। इस प्ले में कन्नड़ दिखाते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़े हैं, पर इस फैमिली का गिल्ट इन्हें अंदर से नष्ट कर देता है। The question 4 is write a short note on the role of Rupas in the Tani's play, Tara. Write a short note on the division of the stage, different levels in Dattani's play Tara. Introduction is Mahesh Dattani's play Tara uses both characters and stage, designed to reveal themes of gender discrimination, disability, and emotional conflict in the Patel family. The character Rupa in that division of the stage into levels both help the audience understand Tara's world, her struggles, relationships, and the larger social pressures she faces. These elements deepen the emotional impact and highlight the play's central concerns. The main body, a role of Rupa in the play. Symbol of social attitudes, Rupa represents the outside world beyond the Patel home. महेश दत्तानी के तारा प्ले में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिसेबिलिटी एंड पटेल फैमिली के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में दिखाया गया है। रूपा का कैरेक्टर और डिवीजन ऑफ द स्टेज ऑडियंस को तारा की दुनिया को समझने के लिए तारा के स्ट्रगल्स, उसके रिलेशनशिप और उसके राज्य सोशल प्रेशर्स को जो कि उसने फेस किया है, इन सबको समझने में हेल्प करता है। ये एलिमेंट्स इमोशनल इम्पैक्ट और सेंट्रल प्ले के सेंट्रल कंसर्न्स को हाईलाइट करते हैं। रूपा बताती है कि ये सोसाइटी डिसेबिलिटी को किस तरह से जज करती है, उसे क्या समझती है और किस तरीके से लोगों को जज करती है। Her behavior shows how society views disability with curiosity, insensitivity, and gossip. Bridge between Tara and society. As Tara's friend Rupa connects her to normal teenage experience, school's friendship dreams, but her shallow attitude makes Tara feel excluded and different, reveals class differences. Rupa comes from a different socio-economic background. Her interactions show the contrast between Tara's privileged home and the lesser educated, conservative mindset of society. Contributed to Tara's emotional pain. Rupa's insensitive remarks and curiosity about Tara's body and disability hurt Tara deeply. This highlights the emotional burden of being disabled in a judgmental society. Function as a dramatic device, Rupa's presence exposes hidden truths in the family, especially how outsiders react to Tara. She helps in bringing out Tara's frustration, desires, and vulnerabilities. रूपा तारा को बचपन के एक्सपीरियंस, स्कूल और दोस्तों और उसके सपनों से जोड़ती थी, पर उसका शैलो एटीट्यूड तारा को एक्सक्लूडेड फील कराता था सबसे। रिवील्स क्लास डिफरेंसेस। रूपा का अलग बैकग्राउंड से होना तारा और सोसाइटी तारा और रूपा के सोच में डिफरेंस बताता था कि सोसाइटी उन्हें कैसे जज करती है। कंट्रीब्यूटर टू ताराज इमोशनल पेन। रूपा की क्यूरियोसिटी कि उसे तारा की डिसेबिलिटी के बारे में जानना है, ये तारा को डीपली हर्ट करता था और ये तारा के इमोशनल बर्डन को हाईलाइट करता था जो सोसाइटी के जज करने पे उसे दिया जाता था। फंक्शन एज अ ड्रामेटिक डिवाइस। रूपा की मौजूदगी फैमिली के छुपे हुए सच को उजागर करती थी और सारथी बाहर के लोग तारा को किस तरह देखते हैं और उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। ये तारा की निराशाएं, कमजोरियां सामने लाने में मदद करती थी। Division of stage into different levels reflects psychological states.
The play divides the stage into two major levels. Dance level, adult Chandan in London, writing and remembering. The Patel household, past events with Tara. This shows the split between memory and present, guilt and healing. ये प्ले स्टेज को टू मेजर इवेंट्स में बांटता है। अडल्ट चंदन, जो लंदन में बैठकर लिखता है और अपने पास्ट को याद करता है। तो पटेल फैमिली तारा से जुड़ी पुरानी बातें याद करती है। ये शो मेमोरी और प्रेजेंट, गिल्ट और हीलिंग के बीच में स्प्लिट करता है। Symbol of divided identities. The stage levels represents the divided lives of the twins. The physical separation on stage mirror the emotional and social separation created by family decisions. स्टेज के अलग-अलग लेवल पर ट्विन्स को बटी हुई जिंदगी का सिंबल है। स्टेज पर दिखने वाले फिजिकल चेंज फैमिली डिसीजन से भी इमोशनल सोशल डिस्टेंस को दर्शाते हैं। Highlights themes of duality, two levels of emphasis, the twin theme, Chandan versus Tara, past versus present, truth versus guilt. It visually shows that the story exists in two emotional worlds. इस लेवल इस ट्विन थीम में टू लेवल्स हैं, चंदन वर्सेस तारा, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट एंड ट्रुथ वर्सेस गिल्ट। एंड ये विजुअली हमें शो करता है कि हमें दो कहानियां एक साथ चल रही हैं। Smooth shifting of time and space, the divided stage also the Thani to move easily between dance narration, the Patel family's past. This creates a cinematic flow on stage. ये स्टेज दत्तानी को अलाउ करता है कि वो इजीली डांस नरेशन डैन की बातें और पटेल फैमिली के पास्ट में जा सके। ये स्टेज एक सिनेमैटिक फ्लो क्रिएट करता है। Reveals hidden conflicts. The upper level often contains dance guilt and self-reflection. The lower level shows family interaction, secrets, and the gradual tragedy. This layering makes the audience understand the depth of suffering. अपर लेवल पर डैन का गिल्ट और ज्यादा दिखाई देता है। लोअर लेवल फैमिली इंटरेक्शन उन फैमिली के सीक्रेट और उनकी ग्रेजुअल ट्रेजेडी को दिखाता है। ये लेयरिंग ऑडियंस को डेप्थ ऑफ सफरिंग समझने में मदद करता है। So the conclusion is Rupa plays an important role as a representative of society, revealing how disability is judged, misunderstood, and gossiped about. The stage's multiple levels enhance the storytelling, symbolizing divided identities, emotional conflicts, and the merging of past and present. Together, Rupa's character and the innovative stage design contribute significantly to the play's exploration of gender disability and guilt. रूपा सोसाइटी की मेंबर के रूप में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। ये दिखाते हुए कि डिसेबिलिटी को किस तरह आंका गया है, गलत समझा गया है और लोगों के लिए गॉसिप का जरिया बनाया गया है। और स्टेज के कई स्तर स्टोरी कहने को और प्रभावशाली बनाते हैं, जो विभाजित पहचान, भाव- भावनात्मक संघर्ष और पास्ट प्रेजेंट के मेल को दिखाते हैं। ये सब मिलकर रूपा का कैरेक्टर और स्टेज की संरचना प्ले में जेंडर डिसेबिलिटी गिल्ट की गहरी पड़ताल को और मजबूत बनाते हैं। Now question fifth is write a note on the use of personification in Milton's On His Blindness. Or question fifth, write a brief note on beauty of the London city as described by Wordsworth in his poem composed upon the Westminster Bridge. So introduction is both Milton and Wordsworth use vivid imaginary and poetic device to express spiritual, emotional, and natural beauty.
In On his blindness, Milton employs personification to give abstract ideas a human voice, helping him express his struggles and faith. Wordsworth, in composed upon Westminster Bridge, uses detailed observation to portray London city's beauty, showing nature and calmness in an unusual urban setting. Both poems explore deep emotions through imaginary language. सो इंट्रोडक्शन लेते हैं। मिल्टन और वर्ड्सवर्थ दोनों ही अपनी कविताओं में सुंदर कल्पना और काव्यात्मक शैली से भावनात्मक और आध्यात्मिक सुंदरता दिखाते हैं। मिल्टन की पोम ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पर्सोनिफिकेशन का यूज करके अपने स्ट्रगल और गॉड पे बिलीव को व्यक्त करते हैं। वर्ड्सवर्थ की पोएम वेस्टमिंस्टर ब्रिज में वह लंदन के शांत और प्राकृतिक सुंदरता को बारीकी से वर्णित करता है। दोनों ही पोम्स में डीप इमोशंस और इमेजिनेटिव लैंग्वेज का यूज किया है। द मेन बॉडी इज use of personification in Milton's On His Blindness. Personification of patience. Milton personifies patience as a gentle, comforting being who appears and speaks to the poet. Patience explains that God does not demand physical labor from those who are unable to perform it. मिल्टन ने पेशेंस को एक कोमल और सांत्वना देने वाले पात्र के रूप में दिखाया है जो आकर पोइट से बात करता है। पेशेंस बताता है कि गॉड उन लोगों से फिजिकल लेबर की अपेक्षा नहीं करते जो उसे करने से अनेबल है। फेथ एंड इनर वॉइस थ्रू पेशेंस मिल्टन gives a human voice to his inner faith, showing how spiritual strength guides him in darkness. Personification helps turn a private struggle into a universal message. पेशेंस के माध्यम से मिल्टन अपनी आंतरिक आस्था को मानवीय रूप से देते हैं, दिखाते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति कठिन समय में उनका मार्गदर्शन करती है। पर्सोनिफिकेशन से उनकी निजी संघर्ष, उनके प्राइवेट स्ट्रगल सबके लिए समझने योग्य और सार्वभौमिक बन यूनिवर्सल मैसेज बन जाते हैं। God as a king with servants. God is described like a king who has many servants doing different tasks. The personification shows that even silent suffering and waiting are considered service to God. मिल्टन ईश्वर को ऐसे राजा की तरह दिखाते हैं जिसके कई सेवक अलग अलग काम करते हैं। इस पर्सोनिफिकेशन से पता चलता है कि चुपचाप सहना और पेशेंस से वेट करना भी ईश्वर की सेवा माना जाता है। इमोशनल पर्पस ऑफ personification. Personification gives life, movement, and clarity to abstract spiritual ideas. It comforts the poet and transforms blindness from the burden into a form of divine service. Personification आध्यात्मिक विचारों को जीवंत, स्पष्ट और समझने के लायक बनाता है। ये पोइट को संतावना देता है और उसकी अंधता को बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा का रूप बना देता है। Beauty of London in Wordsworth composed upon Westminster Bridge. Calm and quiet morning scenes. Wordsworth describes London in the early morning before the day's noise begins. The city appears peaceful, clean, and full of natural beauty. वर्ड्सवर्थ लंदन को सुबह के समय दिखाते हैं जब दिन की हलचल शुरू नहीं होती। पीसफुल शहर, क्लीन, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, सुंदरता से भरा हुआ दिखाई देता है शहर। City merged with nature, the sunlight glows on the buildings, domes, ships, and the river Thames. Nature and human architecture blend harmoniously.
सूरज की रोशनी इमारतों, गुम्बदों, जहाजों और थेम्स नदी पर चमकती मानव निर्मित वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य से सामंजस्यपूर्ण रूप से मिलती है. Majestic and serene atmosphere. Wordsworth says he has never seen anything more beautiful and still than London at the moment. The calmness feels almost divine. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उन्होंने इस मोमेंट लंदन से ज्यादा सुंदर और शांत कुछ भी नहीं देखा. ये शांति लगभग दिव्य लगती है. The Thames flows softly. The river feels freely and naturally, showing a side of London untouched by human chaos. This highlights the purity of morning scene. नदी स्वतंत्र और प्राकृतिक रूप से बहती है. लंदन के उस शांत पक्ष को दिखाती है जो मानवीय हलचल से अछूता है. ये मॉर्निंग के दृश्य की पवित्रता और शांति को उजागर करता है. इमोशनल इम्पैक्ट. द पोएट is filled with wonder and admiration. The beauty of London becomes a spiritual experience, just like nature in Wordsworth's other poems. कवि आश्चर्य और प्रशंसा से भर जाता है. लंदन की सुंदरता एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बन जाती है, जैसे वर्ड्सवर्थ की बाकी पोएम में नेचर का अनुभव होता है. The conclusion is in On His Blindness, Milton uses personification to express his spiritual insight, transforming his blindness into a meaningful relationship with God. In Composed upon Westminster Bridge, Wordsworth captures the surprising and serene beauty of London at dawn. Both poets use imaginative techniques to turn ordinary experience, blindness, and a city scene into moments of deep emotional and spiritual visions. मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पर्सोनिफिकेशन के माध्यम से आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि व्यक्त की गई है और अंधता को ईश्वर के साथ अर्थपूर्ण संबंध में बदल दिया गया है. वर्ड्सवर्थ की पोम इन अपॉन कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज में सुबह के समय लंदन की आश्चर्यजनक और शांत सुंदरता को दर्शाया गया है. दोनों पोइट कल्पनाशील तकनीकों का उपयोग करके साधारण ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, अंधता और शहर के दृश्य को गहरी भावनात्मक और स्पिरिचुअल विजन से देखते हैं और बदल देते हैं. The question 6 is what are the various forms of freedom the Tagore focus on in Where the Mind is Without Fear? Discuss with examples from the poem. Or are literally tags in conversation with wider socio-historical currents of its time. Give examples from the course to illustrate your answer. So it starts with an introduction. Rabindranath Tagore's poem Where the Mind is Without Fear expresses his dream of an ideal nation based on different kinds of freedom socio moral, intellectual, spiritual, and political. At the same time, the poem itself shows how literary texts interact with socio historical conditions, especially India's colonial situation. Thus, the poem reflects both individual aspiration and nationalistic concerns of its time. टैगोर की पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर में सोशल मॉरल इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल पर आधारित एक आदर्श राष्ट्र का सपना व्यक्त करता है. कविता यह भी दिखाती है कि साहित्यिक रचनाएं सोसाइटी और हिस्ट्री की सिचुएशन खासकर भारत की उपनिवेशी दौर से कैसे जुड़ती है. ये पोएम उस टाइम की है जो व्यक्तिगत आकांक्षाओं और राष्ट्रवादी चिंताओं दोनों को प्रतिबिंबित करती है. The main body is various forms of freedom.
in Tagore's poem Freedom from Fear. Tagore begins with the wish that the mind should be free from fear and people should live with dignity under colonial rule. Indians lived in fear of oppression. Tagore imagines a society where courage plays fear. टैगोर की कामना है कि मन भय से मुक्त हो गया है और लोग गरिमा के साथ जीवन जी सके। उपनिवेशित शासन में भारतीय लोग अत्याचार से भय डर में जीते थे। टैगोर एक इमेजिन ऐसे समाज को इमेजिन करते हैं जहाँ डर की जगह साहस हो। हमारे भारत के लोग किसी से ना डरे। Freedom through knowledge. He wants a world where knowledge is free. This calls for universal education and intellectual awakening not restricted by caste or colonial policy or class. Where the mind world has not been broken up into fragments. Line, caste, class और colonial policies से पैदा हुए विभाजन की आलोचना करती है। टैगोर एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र की कामना करते हैं। Freedom from social divisions. The line where the world has not been broke up into fragments, criticize divisions caused by caste, religion, pluralism. Tagore seeks a unified, harmonious nation. इस लाइन में टैगोर जाति धर्म प्रांतीयता से पैदा हुए विभाजन की आलोचना करते हैं। टैगोर एक एकीकृत और हारमोनियस नेशन की कामना करते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. He asks for a nation where the clear stream of reason has not lost its way. Freedom to think rationally and question injustice is essential for progress. टैगोर एक ऐसे राष्ट्र की कामना करते हैं जहाँ तर्क का स्पष्ट प्रवाह रास्ता न खोए। फ्रीडम के खिलाफ सोचने और सवाल करने की स्वतंत्रता प्रगति के लिए आवश्यक हो। फ्रीडम फ्रॉम ब्लाइंड ट्रेडिशन. द फ्रेज dreary desert sand of dead habit symbolize outdated customs and rigid traditions. Tagore wants a society liberated from harmful superstitions. Dreary desert sand of dead habit सेंटेंस पुराने रीति रिवाजों और कठोर परंपराओं का प्रतीक है। टैगोर एक ऐसा समाज चाहते हैं जो हानिकारक अंधविश्वासों से मुक्त हो। फ्रीडम टू वर्क विद डिग्निटी. द लाइन वेयर tireless striving stretches its arm towards perfection, demands a society that values honest labor. Every individual must have the freedom to pursue excellence. गरिमा के साथ काम करने का स्वतंत्र. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. लाइन ऐसे समाज की कामना करती है जो ईमानदार श्रम का महत्व दे। हर व्यक्ति को उत्कृष्टता प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। Freedom work with dignity. The line, sorry, spiritual and moral freedom. Ultimately, he prays that the nation be led into ever-widening thought and action by God. This represents a higher spiritual freedom beyond material or political liberty. लास्ट में टैगोर प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर राष्ट्र को सदैव बढ़ते हुए विचार और क्रम की ओर ले जाए। यह भौतिक या राजनीतिक स्वतंत्रता से परे उच्चतर आध्यात्मिक स्वतंत्रता का स्वतंत्रता का प्रतीक है। Literary texts and socio-historical currents with example. Tagore's poem
and colonial India. The poem reflects India's struggle for freedom and desire for national reforms. Themes of unity, early 20th century nationalism. टैगोर की पोम और उपनिवेशी भारत। पोम इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल्स और राष्ट्रीय सुधार की आकांक्षा को दर्शाती है। यूनाइटी एजुकेशन एंड रैशनैलिटी मिरर की थीम 20वीं सदी की शुरुआत के राष्ट्रवाद को प्रतिबिंबित करती है। ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड क्लास society. The novel reflects early 19th century English class hierarchy, gender expectation, and inheritance laws. Examples: Bennet sisters, marriage pressure, Darcy's aristocratic pride becomes pursuit of wealth. ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस और वर्ग समाज। ये नॉवल 19वीं सदी की अंग्रेजी समाज की वर्ग संरचना, जेंडर एक्सपेक्टेशन और विरासत कानूनों को दर्शाता है। एग्जाम्पल: बेनेट सिस्टर्स पर मैरिज प्रेशर, डर्सी का अभिजात वर्ग का अभिमान, विक्रम की धन की चाह, द तानियस तारा एंड मॉडर्न social issue. The play addresses gender discrimination, disability rights, and family guilt. It mirrors late 20th century debates about identity, female marginalization, and medical ethics. रतानी की तारा की और आधुनिक सामाजिक मुद्दे। नाटक में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिसेबिलिटी के अधिकार और पारिवारिक गिल्ट जैसे मुद्दों को उठाता है। ये 20वीं सदी के अंत में पहचान, फीमेल का हाशिए पर होना और चिकित्सा नैतिकता पर चल रहे विमर्श का प्रतिबिंबित करता है। Wordsworth poems and industrial revolution. Poems like Westminster Bridge show a longing of harmony and nature during rapid industrial growth. His admiration for a quiet London reflects early industrial anxiety. वर्ड्सवर्थ की पोएम्स और औद्योगिक क्रांति। वेस्टमिंस्टर ब्रिज जैसी कवि पोएम्स तेज औद्योगिक विकास के समय प्रकृति और सामंजस्य की कामना दिखाती है। शांत लंदन की प्रशंसा उसकी शुरुआती औद्योगिक समय की चिंता और व्यस्तता को दर्शाती है। Milton's On His Blindness and Religious Contexts, written during a time of strict Puritan beliefs and poem. The poem expresses Christian ideas about duty and divine service. It reflects Milton's personal struggle and the religious frameworks of 17th century England. मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस स्टोरी पोम कठोर प्योरिटन विश्वासों के समय लिखी गई थी और कर्तव्य तथा ईश्वर की सेवा के बारे में ईसाई विचार व्यक्त करती है। ये मिल्टन के व्यक्तिगत संघर्ष और 17वीं सदी के इंग्लैंड के धार्मिक ढांचे को दर्शाती है। नाउ द कंक्लूजन इज Tagore's poem represents multiple forms of freedom, intellectual, social, moral, spiritual, and national, necessary for an ideal society. The poem itself is a powerful example of how literature reflects the socio-historical movement of its creation. Across genres and periods, texts by Milton, Austen, Dattani, and Wordsworth reveal how literature continuously interacts with the political, socio, and cultural reality its time. टैगोर की पोम फ्रीडम स्वतः पोम एक आदर्श समाज के लिए बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की आवश्यकता को दर्शाती है। ये पोएम यह दिखाती है कि साहित्य अपने निर्माण के समय की सोशियो हिस्टोरिकल परिस्थितियों को कैसे प्रतिबंधित करता है। मिल्टन, ऑस्टन और दत्तानी और वर्ड्सवर्थ की रचना यह दर्शाती है कि साहित्य लगातार अपने समय पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल रियलिटीज के साथ कैसे संवाद करता है। नाउ क्वेश्चन 7 इज
In what ways does the play Tara reflect on the lives of the urban middle class of contemporary society? The question 7 is write an essay on the characteristics of any one genre that you have studied in this course. You may refer to the prescribed text and the readings to substantiate your answer. So introduction से start करते हैं. महेश दत्तानी's तारा is a powerful modern Indian drama that explores the emotional, social, and moral complexities of a contemporary urban middle class family. The play also reflects the key features of modern Indian drama: realism, social criticism, psychological depth, and innovative stage techniques. Thus, Tara become both a mirror of middle class society and a representative examples of its literary genre. महेश दत्तानी का प्ले तारा एक आधुनिक भारतीय नाटक है जो शहरी मध्य वर्गीय परिवार की इमोशनल, सोशल और मॉरल जटिलता का उजागर करता है। नाटक में यथार्थ, सोशल आलोचना, मनोवैज्ञानिक गहराई और नमनमोशी मंच तकनीक जैसी आधुनिक भारतीय नाट्य की विशेषता दिखाई गई है। संदेह तारा न केवल एक मध्यवर्गीय समाज का आईना है बल्कि अपने साहित्यिक विधा का प्रतिनिधि उदाहरण भी बनता है। मेन बॉडी Tara is a reflection of urban middle class life, family structure, and everyday relationship. The Patel family represents the typical nuclear urban family. Middle class tension between parents and children, husband and wife, are central to the play. पटेल फैमिली एक सामान्य शहरी नाभिकीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। माता पिता और बच्चों, पिता, पति और पत्नी के बीच के तनाव प्ले का सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। Educational and career pressure. Chandan and Tara discuss studies, ambitions, future careers, middle class aspirations for stability through education is highlighted. चंदन और तारा पढ़ाई, महत्वाकांक्षा और करियर की डिस्कस करते थे। मिडिल क्लास फैमिली की स्थिरता के लिए शिक्षा का महत्व देते थे। सोशल स्टेटस and reputation. The family is extremely conscious about what society will say. Their decisions, such as hiding the truth about surgery, reflect middle class fear of judgment. परिवार सोसाइटी क्या कहेगा की चिंता करता था। सच छुपाना मिडिल क्लास फैमिली का डर दिखाता था। Gender expectation in middle class. Tara faces discrimination because she is a girl. Chandan is favored. Shows how patriarchy survive even in educated urban families. तारा को भेदभाव मिलता था। चंदन को फेवर। पैट्रियार्की का भी सपोर्ट चंदन को मिला। परिवार परिवार में चंदन शिक्षित मौजूद था। मेडिकल एथिक्स एंड मॉडर्न प्रॉब्लम्स. The surgery decisions by doctors and parents shows moral dilemmas of modern life. Middle class families struggle between specific advice and social expectations. सर्जरी का निर्णय आधुनिक नैतिक दुविधाओं को दिखाता है। परिवार साइंटिफिक एडवाइस और सोशल एक्सपेक्टेशन के बीच में संघर्ष करता है। बर्डन ऑफ अचीवमेंट एंड फेलियर. Chandan escapes to London, escape guilt and expectation. Middle class children live under pressure to succeed. परिवार में शांति छा जाती है। रहस्य और दबा हुआ अपराध बोध, उनका गिल्ट शहरी घरों की भावनात्मक अलगाव को दर्शाता है।
चंदन लंदन भागता है, मध्य वर्ग के बच्चे सफल होने के दबाव में रहते हैं। वो सोचता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मुझे गिल्ट कम रहेगा, मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर सकूंगा। Characteristics of modern Indian drama using Tara as an example. Realism and social issues. Modern Indian drama focus on real social problems, gender bias, disability, class identity. Tara realistically portrays these issues without melodrama. तारा में शिक्षा, करियर, एजुकेशन, सोशल प्रॉब्लम्स और जेंडर आधारित भेदभाव के माध्यम से मध्य वर्ग के परिवार की समस्या दिखाई गई है। नाटक में चिकित्सकता, नैतिकता, भावनात्मक दूरी और परिवार में दबे हुए गिल्ट को भी उजागर किया गया है। बच्चों पर सफलता का दबाव और फैमिली में सोसाइटी की राय की चिंता आधुनिक शहरी जीवन की चुनौतियों को दर्शाती है। साइकोलॉजिकल डेप्थ. Characters are motivated by guilt, shame, fear, and love. Bharti's guilt, Patel's silence, and Chandan's trauma show psychological realism. Characters' guilt, shame, fear और लव से प्रेरित हैं। भारती का अपराध बोध पटेल को चुप्पी और चंदन का आघात मानसिक यथार्थवाद को दिखाते हैं। Breaking traditional structure. Modern plays often use non-linear storytelling. Tara moves between past and present reality and memory. आधुनिक नाटकों में अक्सर गैर रेखीय कहानी शैली होती है। तारा पास्ट और प्रेजेंट, वास्तविकता और स्मृति के बीच घूमता है। Divided stage levels, shifting scenes, lightning effects reflects modern theaters and experimental techniques. विभाजित मंच स्तर, बदलते दृश्य और प्रकाश प्रभाव आधुनिक थिएटर की प्रयोगात्मकता तकनीक को दर्शाता है। Themes of identity and selfhood. A key feature of modern drama is the exploration of identity. The twin sibling struggles with physical identity and emotional separation. आधुनिक नाटक की एक मुख्य विशेषता है पहचान की खोज। जुड़वा भाई बहन शारीरिक पहचान और भावनात्मक अलगाव से जुड़ते हैं। Urban settings and contemporary conflicts. Modern drama brings cities, middle class homes, hospitals, and offices into theatre. Tara is a set is an urban household, highlighting modern conflicts. आधुनिक नाटक में शहर, मध्यवर्गीय घर, अस्पताल और फैक्ट्रीज जैसे स्थान दिखाए जाते हैं। तारा एक शहरी जीवन में सेट है और आधुनिक संघर्षों का उजागर करता है। Social critiques through personal story. Modern drama uses individual pain to highlight societal injustice. Tara's tragedy criticizes patriarchy, medical bias, and middle class hypocrisy. आधुनिक नाटक में व्यक्तिगत पीड़ा का उपयोग सामाजिक अन्याय को दिखाने के लिए किया जाता है। तारा की ट्रेजेडी पैट्रियार्की, मेडिकल बियास और मिडिल क्लास दिखावा की आलोचना करती है। The conclusion is Tara is a significant mirror of urban class life, revealing its anxieties and ambitions, gender bias, and emotional distance. At the same time, the play displays key features of modern Indian drama: realism, innovative stagecraft, psychological complexity, and social critique. Thus, through the Patel family's story, the Tani not only represent contemporary society but also contributes meaningfully to the genre of modern Indian theatre. तारा आधुनिक शहरी मध्यम वर्ग के जीवन का महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है, जो इसकी चिंताओं, महत्वाकांक्षाओं, जेंडर बियास आधारित भेदभाव और
भावनात्मक दूरी को दर्शाता है। साथ ही ये नाटक आधुनिक भारतीय नाटक की प्रमुख विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। यथार्थ, इनोवेटिव स्टेज क्राफ्ट, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी और सोशल क्रिटिक। इस तरह पटेल फैमिली की कहानी के माध्यम से दत्तानी न केवल समकालीन समाज का प्रतिबिंब करते हैं, बल्कि आधुनिक भारतीय रंगमंच की शैली में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। Now, question 8 is comment on Habib Tanwar's journey of life and the evolution of Indian theatre, or comment on the relationship between literature and society with reference to any two texts in your course. So, before we start, answer third giveaway ka question first. Who was the fiancé of Elizabeth in Pride and Prejudice? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. Now start answer third introduction. Indian literature and theatre have always been deeply connected with society, giving voice to social realities, cultural values, and political movements. Habib Tanwar, one of India's most influential theatre personality, represents this intersection beautifully. His life and work show how theatre grows from society and speaks back to it. Similarly, the literary texts in our course, such as Pride and Prejudice, Tara Tagore's poems, reflect the social and historical conditions of their time. Thus, both Tanveer's journey and the text studied highlight how art involves evolves through social engagement. भारतीय साहित्य और रंगमंच समाज में गहराई से जुड़े हैं, जो सामाजिक वास्तविकताओं और संस्कृत मूल्यों को दर्शाते हैं। हबीब तनवार और हमारे पाठ्यक्रम के साहित्यिक ग्रंथ इस बात को दिखाते हैं कि कला सामाजिक सहभागिता किससे विकसित होती है. Now go to main body. Habib Tanwar's journey and the evolution of Indian theatre. Early life and influence. Born in 1923 in Raipur, Tanveer grew up in a multicultural environment that shaped his sensitivity toward folk culture. He worked as a journalist, writer, actor, and musician before becoming a major theatre personality. His training at the Royal Academy of Dramatic Art (RADA) London exposed him to moderate theatre techniques. प्रारंभिक जीवन और प्रभाव 1923 में रायपुर में जन्मे तनवीर का पालन पोषण एक बहुसंस्कृत वातावरण में हुआ, जिसने इन्हें फॉक कल्चर के प्रति संवेदनशील बनाया. जर्नलिस्ट, राइटर, एक्टर और म्यूजिशियन के रूप में काम करने के बाद ही रंगमंच व्यक्तित्व बने. लंदन की रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में प्रशिक्षण ने उन्हें आधुनिक थिएटर का तकनीकों से परिचित कराया. Return to the India and search for an indigenous form. On returning to India, Tanvi realized that Western theoretical forms could not fully express Indian social realities. This inspired him to blend folk traditional, especially the Chhattisgarh style, with modern theatre. भारत लौटकर और स्वदेश रूप की खोज कर तनवीर ने महसूस किया कि पश्चिमी रंगमंच के रूप भारतीय सामाजिक वास्तविकताओं से पूरी तरह व्यक्त नहीं है. इसने इन्हें फोक ट्रेडिशनल, विशेषकर छत्तीसगढ़ी की शैली के आधुनिक रंगमंच के साथ मिलने के लिए प्रेरित किया. नया थिएटर एंड कोलैबोरेशन विद फोक आर्ट्स. तनवीर फाउंडेड नया थिएटर in 1959. He worked closely with village artists, allowing them to perform in their own delicate dialect and style. This democratized Indian theatre, bringing rural voices to national and international stages.
नया थिएटर और लोक कलाकारों के साथ सहयोग करने के बाद तन्वी ने 1959 में नए थिएटर की स्थापना की। उन्होंने गांव के कलाकारों के साथ मिलकर काम किया, जिससे वे अपनी भाषा और शैली में प्रदर्शन कर सकें। इससे इंडियन रंगमंच लोकतांत्रिक हुआ और ग्रामीण ग्रामीण आवाजें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा सके। लैंडमार्क प्लेस एंड सोशल थीम्स। चरणदास छोर, आगरा बाजार एंड गांव का नाम ससुराल, मोरनामा दामाद are examples of plays rooted in everyday lives of ordinary people. His themes addressed poverty, corruption, class divide, and political hypocrisy, revealing how theatre can be a tool of social awareness. Thus, Tanvir's life shows the journey of Indian theatre from at least performance to people's theatre. चंद्रदास चरणदास चरणदास चोर, आगरा बाजार और गांव का नाम ससुराल, मोरनामा दामाद जैसे नाटक आम लोगों के जीवन से जुड़े हैं। उनके नाटकों में गरीबी, भ्रष्टाचार, क्लास डिवाइड, जातिगत विभाजन और राजनीतिक कपट जैसे मुद्दों को उठाया गया, जिससे थिएटर सोशल अवेयरनेस का साधन बनता गया। इस प्रकार तनवीर का जीवन भारतीय थिएटर की यात्रा को दिखाता है, उच्च वर्गीय प्रदर्शन से जनता से थिएटर तक। लिटरेचर एंड सोसाइटी एग्जाम्पल फ्रॉम टू टेक्स्ट, Pride and Prejudice by Jane Austen. Austen portrays by ragged class hierarchy of 19th century England. The Bennet sisters' struggle for marriage, Lady Catherine's authority, and Darcy's pride all reflect social values based on wealth, class, gender norms. Thus, the novel mirrors the social expectation and the limitation of the gentry in Austen's time. प्राइड एंड प्रेजुडिस में जेन ऑस्टन ने 19वीं सदी के इंग्लैंड की कठोर जातिगत संरचना को दर्शाती है। बेनेट सिस्टर का विवाह के लिए संघर्ष, लेडी कैथरीन का अधिकार और डर्सी का अभिमान सभी वर्ग, वेल्थ और जेंडर मानदंडों पर आधारित सामाजिक मूल्यों को दर्शाते हैं। इस प्रकार नॉवेल ऑस्टन के समय की उच्च वर्गीय समाज के सामाजिक अपेक्षाओं और सीमाओं का प्रतिबिंब है। Thara by Mahesh Dattani. This play reflects modern Indian urban society issues like gender discrimination, family honor, social pressure, and the unequal treatment of girl children, highlight real social problems. The Patel family's choices reveal societal biases that value boys over girls, showing the dark side of contemporary middle class values. तारा मणि रत्नानी द्वारा लिखा गया नाटक आधुनिक भारतीय शहरी समाज को दर्शाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, परिवार की इज्जत, सामाजिक दबाव और लड़कियों के असमान व्यवहार जैसी समस्याएं वास्तविक सामाजिक मुद्दों को उजागर करती है। पटेल फैमिली के डिसीजन समाज में लड़कों को लड़कियों से ऊपर मानने वाले पूरे दुनिया को दिखते हैं, जो आधुनिक मध्यम वर्गीय मूल्यों को नकारात्मक पक्ष है। How the conclusion is, whether through Habib Tanvir's evolution of modern Indian theatre or through the literary texts like Pride and Prejudice and Tara, we see that literature and theatre cannot be separated from society. The mirror social structure exposes injustice and encourage reflection and change. Does both the journey of Tanvir and the text studied affirm the powerful relationship between art and social reality, making literature a meaningful tool for understanding the world around us.
चाहे अभी तनवीर की आधुनिक भारतीय थिएटर के विकास से हो या प्राइड एंड प्रेजुडिस और तारा जैसे साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से। यह दिखाता है कि साहित्य और थिएटर सोसाइटी से अलग नहीं है। ये सोशल स्ट्रक्चर का प्रतिबिंब है, अन्याय को उजागर करते हैं और सोच और बदलाव को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार तनवीर की यात्रा और अध्ययन किए गए ग्रंथ कला और सामाजिक वास्तविकता के बीच गहरे संबंध को प्रमाणित करते हैं, जिससे साहित्य हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। Now giveaways. Second question is, who was the writer of on his blindness chapter? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। Now we start question 9. How does Ian Cole link the form of the early English novel to the breaking of the new man into the preserves of the older hierarchical class? Or question 9. Do you consider syntax to be a significant element of poetry? Explain and illustrate with example from your syllabus. Answer 9. Introduction. Literature is shaped by social and linguistic structure. Ian Cole argues that the rise of the English novel is connected to major social changes, where the Newman middle class individuals challenged old aristocratic values. On the other hand, poetry's meaning and emotional effect are deeply shaped by syntax, the arrangement of words. Whether we look at novels or poems, both reflect shifts in social structures and language patterns that define literary expression. साहित्य सामाजिक और भाषाई संरचनाओं से आकार लेता है। एन कॉल का तर्क है कि अंग्रेजी उपन्यास का उदय मुख्य सामाजिक परिवर्तनों से जुड़ा है, जहां नया आदमी न्यूमैन मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स पुराने अभिजात्य मूल्यों को चुनौती देते हैं। वही पोइट्री का अर्थ है और इमोशनल इफेक्ट करता है, शब्दों की व्यवस्था से गहराई से प्रभावित होता है। सिंटैक्स। नॉवल हो या पोयम, दोनों सामाजिक संरचनाओं और भाषा के पैटर्न में बदलाव को दर्शाते हैं, जो साहित्यिक अभिव्यक्ति को परिभाषित करते हैं। मेन बॉडी इज Ian Cole and the rise of the early English novel. Social change in 18th century England. The 18th century saw the rise of the middle class due to trade, commerce and urbanization. 18वीं सदी के इंग्लैंड में सामाजिक परिवर्तन, व्यापार, वाणिज्य और शहरीकरण के कारण मध्यम वर्ग से उदय हुए थे। This new man wanted representation in literature, which earlier focused mainly on aristocrats and heroic figures. वो नया आदमी साहित्य में अपनी प्रतिनिधित्व चाहता था, जो पहले मुख्य रूप से अभिजात वर्ग और वीर पात्रों का केंद्र था। The novel as a democratic form, Ian Cole argues that the novel is a middle class form, simple, realistic, and focused on everyday life. Unlike poetry or epic, which celebrated heroic idols, the novel portrayed ordinary people with ordinary problems. नॉवल एक लोकतांत्रिक रूप है। एन कॉल का तर्क है कि उपन्यास मध्यम वर्गीय रूप है, इजी, यथार्थवादी और डेली लाइफ पर केंद्रित। पोयम या एपिक के अपोजिट, जो वीर आदर्शों को जश्न मनाते थे। नॉवल ने सामान्य लोगों को और उनके सामान्य समस्याओं को प्रस्तुत किया है।
Breaking into older hierarchical reserves. Novels by Jeffrey Richardson Fielding and Austen showed characters from non-aristocratic backgrounds. Their struggles for mobility, respect, and personal identity indicate the entry of new social groups into spaces earlier dominated by the nobles. For example, The Pride and Prejudice, Elizabeth Bennet and a gentleman's daughter but not aristocratic enters the world of Darcy, symbolizing the mixing of class. Defoe, Richardson, Fielding और ऑस्टिन के नॉवल में अभिजात वर्ग से बाहर के कैरेक्टर्स दिखाए गए उनकी सामाजिक उन्नति उनकी रिस्पेक्ट और पर्सनल आइडेंटिटी के संघर्ष नए सोशल ग्रुप्स के उन क्षेत्रों में प्रवेश को दर्शाते हैं जो पहले अभिजातियों के लिए आरक्षित थे एग्जाम्पल के लिए प्राइड एंड प्रेजुडिस में एलिजाबेथ बेनेट एक जेंटलमैन की बेटी लेकिन अभिजात्य नहीं डर्सी की दुनिया में प्रवेश करती है जो वर्गों के मिलन का प्रतीक है रियलिज्म एज a tool of social change. Cole argues that realism made the novel as a space where the new middle class worldview could ch- challenge old hierarchies. Private life, individual feelings, and personal morality become central themes, new values entering old social structures. कॉल का तर्क है कि यथार्थवाद में नॉवल को एक ऐसा स्पेस बताया गया है कि जहाँ नया मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण पुराने वर्गीय ढांचों को चुनौती दे सकता है प्राइवेट लाइफ इंडिविजुअल फीलिंग्स और पर्सनल मोरालिटी प्रमुख विषय बन गए पुराने सोशल स्ट्रक्चर में नए मूल्य प्रवेश कर रहे थे सिंटेक्स एज अ significant element of poetry definition and importance syntax refer to the order and arrangement of words in a sentence in poetry syntax control rhythm emphasis tone and meaning सिंटैक्स वाक्य में शब्दों के क्रम उनके ऑर्डर की व्यवस्था को कहते हैं पोयम में सिंटैक्स रिदम एम्फेसिस टोन मीनिंग को नियंत्रित करता है सिंटैक्स क्रिएट्स रिदम एंड इमोशंस पोइट्स break rearrange or extend syntax to create mood Wordsworth in composed upon Westminster Bridge uses long flowing lines to reflect calm beauty the city now thought like a garment wear कवि मूड बनाने के लिए सिंटेक्स को तोड़ते हैं बदलते या बढ़ाते हैं वर्ड्सवर्थ ने कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज में लंबे प्रवाहित पंक्तियों का उपयोग शांति और सुंदरता को दर्शाने के लिए किया है सिंटेक्स creates pause and meaning in Milton's On His Blindness the inverted syntax when I considered how my light is spent creates a meditative mediative tone complex sentence structures mirrors the poet's inner struggle सिंटैक्स विराम और अर्थ बनाता है मिल्टन की ऑन इज ब्लाइंडनेस में उल्टा सिंटैक्स व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट चिंतनशील और ध्यानमक मेडिटेटिव टोन पैदा करता है जटिल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस संरचना पोएट के आंतरिक संघर्ष इनर स्ट्रगल को दर्शाती है सिंटैक्स हाईलाइट की आइडियाज टैगोर इन Where the Mind is Without Fear uses repeated where clauses to build hope, aspiration, and
Momentum. The syntax creates prayer-like structure. टैगोर ने वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर में वेयर वाक्यांशों का उपयोग आशा, आकांक्षा और गति, होप, एस्पिरेशन एंड मोमेंटम को पैदा करने के लिए किया। यह सिंटेक्स प्रार्थना जैसी संरचना बनाता है। Syntax reflects voice and styles. Poets uses enjambment, caesura, and rearranged order to make their voice distinct. The syntax is not just a grammatical tool, it shapes the entire poetic experience. कवि अपनी आवाज को अलग बनाने के लिए enjambment, caesar और वर्ड्स को रीअरेंज करता है। इस तरह सिंटेक्स केवल ग्रामर का उपकरण नहीं है, ये केवल ग्रामेटिकल टूल पोएटिक एक्सपीरियंस के लिए होता है। Now the conclusion. Whether we study the early English novel or poetry, both forms show how social and linguistic structures shape literature. Ian Cole argument reveals how the novel emerged as a voice of the rising middle class, breaking into older aristocratic space. Likewise, syntax is a powerful element in poetry, shaping its rhythm, tone, and emotional depth. Together, these perspectives show how literature evolves through changing societies and innovative uses of language. चाहे हम स्टार्टिंग की इंग्लिश में देख अर्ली इंग्लिश के नॉवेल्स पर ध्यान दें या पोएम पर, दोनों ये दिखाते हैं कि सोशल और लिंग्विस्टिक संरचनाएं साहित्य को आकार देती है। एवन कॉल बताते हैं कि नॉवल कैसे उभारते मिडिल क्लास की आवाज बनकर पुराने अभिजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। इस तरह सिंटेक्स पोएम में रिदम, टोन और इमोशनल डेप्थ देने का काम करता है। ये दृष्टिकोण मिलकर दिखाते हैं कि साहित्य बदलते समाज और भाषा के नवाचारों के माध्यम से कैसे विकसित होता है। Now the last question is, after great pen, a formal feeling comes. The nerves sit ceremonious like tombs. The stiff heart questions, was it he that there and yesterday or centuries before? Identify the poem and discuss the above lines. Explain the metaphor of tombs in the second, or dearest, loveliest Elizabeth, what do I not owe you? You taught me a lesson. By you, I was properly humbled. You showed me how insufficient were all my pretensions to please a woman worthy by being pleased. Who is the speaker of this line? Discuss the reference to the context. Introduction. Literature often expresses emotional transformation and self realization. In Emily Dixon, poetry, deep psychological experience are conveyed through striking metaphors and compressed language. In Pride and Prejudice, Jane Austen presents inner change through dialogue, especially in Darcy's confession to Elizabeth. Both experts reflect the moment when a character confronts emotional truth, either in a grief or in humility. लिटरेचर अक्सर इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ रियलाइजेशन व्यक्त करता है। एमिली डिक्सन की पोम्स में डीप साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस को
प्रभावशाली रूपकों और संकुचित भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। प्राइड एंड प्रेजुडियस में जेन ऑस्टन डायलॉग्स के जरिए इनर चेंज इनर चेंज को दिखाती है, विशेष रूप से दर्सी का एलिजाबेथ के प्रति अनुभव। बोथ एक्सेप्ट्स उस क्षण को दर्शाते हैं जब कैरेक्टर इमोशनल ट्रुथ का सामना करता है, चाहे वह शोक हो या विनम्रता में। In body, option 1. Emily Dickinson poem and the Tom's metaphor. Identification of the poem. The lines are from Emily Dickinson. After great pain, a formal feeling comes. It describes the emotional numbness that follows intense suffering. After great pain, a formal feeling comes से है। यह तीव्र दुख के बाद उत्पन्न भावनात्मक शून्यता को दर्शाती है। Meaning of the lines after great pain, a formal feeling comes. After extreme grief or trauma, a person emotionally frozen and detached. The nerves sit ceremonious like storms. इन लाइन्स में आफ्टर ग्रेट पेन अ फॉर्मल फीलिंग कम्स, अत्यधिक दुख या आघात के बाद व्यक्ति भावनात्मक रूप से शून्य और अलग महसूस करता है। द नर्व्स सिट सेरेमोनियस लाइक टॉम्स इन the body begins to behave in a stiff mechanical manner as if performing a ceremony. The stiff heart questions, was it he that bore and yesterday or centuries before? The heart becomes confused about time. Suffering makes movement feel distant and unreal. शरीर कठोर और यांत्रिक रूप से व्यवहार करने लगता है, जैसे कोई सेरेमनी संपन्न कर रहा हो। The stiff heart questions, was it he that bore and yesterday or centuries before? हर्ट समय को लेकर भ्रमित हो जाता है, पीड़ा के कारण क्षण दूरस्थ या असत्य प्रतीत होते हैं। Explanation of the Tom's metaphor. Dickinson compares nerves to tombs to show emotional death. The person feels lifeless inside as if buried in grief, stillness, and rigidity. Tombs are stiff and unmoving, just like the body after shock. Ceremony or ritual. Tombs suggest a formal ritual of mourning. The person's body behaves as if mourning itself. The metaphor powerfully conveys the cold, silent, and ceremonial nature of deep sorrow. टॉम्स रूपक का विवरण है। डिकिंसन तंत्रिकाओं की तुलना कब्रों से करती है ताकि दिखाया जा सके इमोशनल डेथ। व्यक्ति अंदर से मृत यह महसूस करता है जैसे दुख में दफन हो गया हो। स्टिलनेस एंड रिगिडिटी। कब्रें कठोर और अचल होती है जैसे झटके के बाद शरीर। सेरेमनी और रिचुअल। कब्रें शोक की औपचारिक रीति को दर्शाती है। व्यक्ति का शरीर ऐसे व्यवहार करता है जैसे स्वयं शोक मना रहा हो। यह रूपक गहन, दुख की ठंडी, मौन और औपचारिक प्रकृति को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। ऑप्शन 2, who is the speaker? Reference to the context. Identification of the speaker. The speaker is Mr. Fitzwilliam Darcy in Jane Austen's Pride and Prejudice. He speaks these lines to Elizabeth Bennet after their mutual understanding is finally restored.
ये लाइंस प्राइड एंड प्रेजुडिस में मिस्टर फिट्जविलियम डर्सी की हैं। वे एलिजाबेथ बेनेट से बोलते हैं जब उनका आपसी समझौता और संबंध आखिरकार बहाल हो जाता है। ये सब की बात वही लाइन एलिजाबेथ से कहते हैं। Context of the lines as earlier Darcy had proposed to Elizabeth with excessive pride, assuming she would accept him. Elizabeth rejected him, exposing his arrogance, prejudice, and mistreatment of Wickham. This rejection humbled Darcy and pushed him toward serious self-reflection. पहले डर्सी ने अत्यधिक गर्व के साथ एलिजाबेथ को प्रस्ताव दिया, यह मानकर कि वह उसे स्वीकार कर लेगी, पर बट एलिजाबेथ ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिससे उसका एटीट्यूड, एरोगेंस, प्रेजुडिस, उसका मिसट्रीटमेंट, बुरा उसके विकम के साथ उसका बुरा व्यवहार सामने आया। इस रिजेक्शन ने डर्सी को विनम्र बनाया और उसे गहन आत्मविश्लेषण की ओर प्रेरित कर दिया, सीरियस सेल्फ रिफ्लेक्शन की ओर मूव कर दिया। मीनिंग ऑफ हिज वर्ड्स: Dearest, loveliest Elizabeth, expresses admiration and emotional honesty. You taught me a lesson. I was properly humbled. Darcy admits that Elizabeth made him recognize his faults. You showed me how insufficient were all my pretensions. He realizes that wealth, status, and pride do not make him deserving of love. The speech marks Darcy's moral transformation and the development of mutual respect between them. Dearest, loveliest Elizabeth, प्रशंसा और इमोशनल ऑनेस्टी व्यक्त करा। You taught me a lesson. I was properly humbled. डर्सी ने स्वीकार करते हुए कहा कि एलिजाबेथ ने उन्हें अपनी गलतियां समझाई। You showed me how insufficient were all my pretensions. ये समझाते हैं कि धन, स्थिति और गर्व प्रेम के योग्य नहीं बनाते। Wealth, status and pride. ये स्पीच डर्सी के मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन और उनके बीच आपसी रिस्पेक्ट के विकास को दर्शाती है। Significance: the lines show Darcy's growth from pride to humility. They also mark the emotional climax of the novel, leading to the reconciliation and union of Darcy and Elizabeth. Austen uses this moment to critique class pride and highlight the value of self knowledge. ये लाइंस डर्सी के गर्व, उसके प्राइड और उसकी ह्यूमैनिटी की ओर विकास को दर्शाती है। ये नॉवल की इमोशनल क्लाइमेक्स को भी दिखाती है, जो डर्सी और एलिजाबेथ के मेल और यूनियन की ओर ले जाते हैं। ऑस्टन इस मोमेंट का यूज क्लास प्राइड की आलोचना करने और आत्म जागरूकता के महत्व को उजागर करने के लिए करती है। Now we start conclusion. The giveaway's last question is Tara's mother's name is। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। Now we start conclusion. Both Emily Dickinson's exploration of grief and Austen's portrayal of Darcy's humility reveal how literature captures profound emotional change. The Tom's metaphor shows the numbness after suffering, while Darcy's confession shows the awakening of self-awareness. Each text offers a powerful insight into the human mind, making these moments central to their respective वर्क्स। एमिली डिकिंसन का दुख का अन्वेषण और ऑस्टन का डर्सी की विनम्रता का चित्रण ये दिखाता है कि साहित्य गहन भावनात्मक परिवर्तन को कैसे पकड़ता है। थॉम्स
रूपक पीड़ा के बाद शून्यता दिखाता है, जबकि डर्सी को स्वीकारोत्तक आत्म जागरूकता के जागरण को दर्शाती है। एवरी टेक्स्ट ईच टेक्स्ट ह्यूमन माइंड की गहरी समझ प्रदान करता है, जिससे ये क्षण अपने अपने वर्क्स में केंद्रीय बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है तुमने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रांग कर ली होगी। और याद रखो, हमारे लेक्चर फ्री है। अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स लाइक दिस, तो एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है। बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और फिर लकी विनर्स बनने का मौका पाओ। और तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रखें ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स बनने का मौका पाए। टिल देन, stay focused, study smart, or crush your exams. See you in the next video.